स्पीच थेरेपी में जो है फोकस रहा है कई सालों से, वो यह रहा है कि लेट्स फाइंड वेज टू एलिमिनेट द स्टैमर और रिड्यूस द स्टैमर। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एटलीस्ट यहाँ पे स्पीच थेरेपी में फॉर नंबर ऑफ इयर्स, कि it's not as much about eliminating the stammer, but reducing the negative effects of stammering on the body and the quality of life. तो सेल्फ हेल्प मूवमेंट में ये सब कुछ तो कई सालों से चल रहा है, चाहे वो टीसा हो, चाहे वो अमेरिकन एसोसिएशन हो, चाहे वो ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन हो। तो मैनेजमेंट जो है, इट गोज बियॉन्ड रिड्यूसिंग द स्टैमर एंड इट गोज इनटू रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स, द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्टैमरिंग ऑन द बॉडी एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आपको उस लिहाज से अगर देखा जाए, तो रिड्यूसिंग द नेगेटिव इफेक्ट्स का मतलब यही है कि अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना, अपना डर कम करना। ये सब कुछ शुरू होता है ये मानने से कि हकलाना हमारा एक हिस्सा है हमारा। हमारी जो वायरिंग है, न्यूरोलॉजिकल वायरिंग है, बायोलॉजिकल वायरिंग है, थोड़ी सी अलग है लोगों से। इसलिए rather than reducing the stammer, eliminating the stammer, let's find ways to coexist in the society and thrive in the society as people who stammer, reducing the negative effects of it. तो जो भी टास्क आप करने जाएंगे, चाहे वो इंट्रोडक्शन है, चाहे कैमरा के साथ कैमरा के सामने बात करनी है, कैसे प्रेजेंट करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंक्रीज करनी है, ये सब कुछ जो है, दिस इज अबाउट मैनेजिंग द नेगेटिव इफेक्ट्स of the stammering experience and seeing how we can be a bit more desensitized to it. So acceptance is a very big part of it, but acceptance is a place to begin. It's not the place to end. A lot of things start shifting once we accept. So acceptance is related to change. It's not the same as resignation is my bigger point here. So I'll just up here and see if anybody has any questions or if anybody has any comments. Let me invite धीरज पूनिया। धीरज पूनिया, डॉक्टर साहब ने अभी बोला कि एक्सेप्टेंस इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, इट इज जस्ट द बिगिनिंग एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेजिग्नेशन। और मुझे मालूम है एक्सेप्टेंस को लेके तीसरा में बहुत सारी व्यूज हैं, बहुत सा कंफ्यूजन है। बहुत से लोग तीसरा को गाली भी देते हैं इसी बात के लिए कि एक्सेप्ट ही कर लिया तो फिर करने को क्या बचा, तुमने तो हार मान ली, डूब मरो, तुम हार गए हो। कई लोग एक्सेप्टेंस को इस रूप में देखते हैं कि इट्स लाइक गिविंग अप योर वेपन्स। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? कोई आपका सवाल है इस बारे में? हाँ सर, मैं सवाल तो काफी है। और जब मैंने अभी एनसी अटेंड किया था तो वहाँ पे मैं कुछ सीनियर मेंबर से कर रहा था बात। तो वो काफी हकला रहे थे, तो मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछता था कि आपने एक्सेप्टेंस को गलत वे में लिया है या कैसा है कि आपने इतने सालों से आप टीसा से जुड़े हुए हो, क्या आपने एक्सेप्टेंस को इस हद तक समझ लिया है कि अभी जैसा चल रहा है स्टैमरिंग का उसे चलने दो, और आप इतने कंफर्टेबल हो चुके हो अपनी स्टैमरिंग के साथ कि अभी आपको इफेक्ट पड़ता नहीं है? तो ये मैंने क्वेश्चन एनसी के अंदर सीनियर मेंबर से किया था। तो मेरा टीसा के अंदर एक्सेप्टेंस से मैंने प्रैक्टिस की है, और मेरा काफी अभी जो स्ट्रेस होता है वो रिड्यूस हो चुका है इससे, और अभी टेक्निक मैं अच्छे से अप्लाई कर पाता हूँ उसके बाद। बट ये एक एक मेरा सवाल था एनसी के अंदर जो वहाँ पे सीनियर मेंबर आए हुए थे उनसे। राइट, थैंक यू धीरज। बैक टू डॉक्टर अमित, कैन यू? तो मैं आपसे हाँ, थोड़ा सा फॉलो अप करना चाहता हूँ रजी आपको। तो आपने जो सवाल पूछा था एनसी में, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके किस टाइप के जवाब मिले आपको?
मुझे उनका नाम तो अभी याद नहीं है, बट मुझे ठोस सवाल जवाब इसका मिला नहीं था। और मुझे ऐसा उनसे बात करके लग रहा था कि वो एक्सेप्टेंस के बाद में काफी स्टैमरिंग के साथ कंफर्टेबल है। हर प्लेस में हकलाते हुए वो बोल सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस पे विपरीत होना चाहिए कि एक्सेप्टेंस के बाद हम हमारी स्टैमरिंग रिड्यूस होनी चाहिए, ना कि हम उसके साथ जिए हकलाते हुए। बट कोई ठोस जवाब मिला नहीं था मुझे एनसी में। हम्म। तो क्यों ना ये सवाल हम और लोगों को पूछें अब यहाँ से, कि would you think that's an okay thing to do, Dr. Sajan? You're on mute. I think it's a great idea throwing a cat among the pigeons. I think we can send them in breakout room just for 5 minutes where they can Hmm. debate and discuss and then come back and share couple of lines on their understanding of So acceptance. let's make the question very pointed, क्योंकि अगर कोई Yes. specific question है, pointed question है, तो ज्यादा आसान रहेगा लोगों को जवाब देना उस बारे में। तो Yes. धीरज ने जो सवाल पूछा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, कि अगर हम अपने आप को स्वीकार कर लें कि मैं हकलाता हूँ, मैं हमेशा हकलाऊंगा, और हकलाना इज स्टैमरिंग इज पार्ट ऑफ मी, मेरा एक हिस्सा है। तो अगर इस टाइप की अगर मेंटालिटी ले लें, तो क्या लगता है आपको कि वो काफी है, ये माइंडसेट शिफ्ट करना या फिर टेक्निक यूज करना? क्या लगता है आपको कि दिस गोज टू द क्वेश्चन, द पॉइंट आई वाज मेकिंग अर्लियर, दैट एक्सेप्टेंस इज द बिगिनिंग ऑफ चेंज, इट इज नॉट द एंड पॉइंट। दैट्स माय व्यू ऑन इट। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर हमने अपनी हकलाना स्वीकार भी कर लिया, कंप्लीटली स्वीकार कर लिया, तो उसका माने क्या होगा? कि हम are we not going to use a technique? Are we not going to reduce the stammer? What are we going to do about the speech itself? So let's ask that question and see what reactions are there in the room. Okay, so I'm opening all the rooms. Every room will have 3 or maximum 4 people. This is the question you have to discuss. इसके बारे में What खूब is बातचीत the करिए. question? And when you come back with a succinct answer, 2 or 3 lines. That this is what I mean by acceptance. Yes, Lalit, you want to say something? बोलिए Lalit. Yeah, what is the question, sir? Actually, I didn't get that. Join the breakout room and I'll join you there and tell you. Did you Yeah, get a link thank you, sir. on screen? Join Yeah, the room. yeah, Huh, yeah. and I will also Sure. join that room and I'll tell you there. Where is Lalit? I'll just go to room number 7 and just talk to Lalit and come back. Sure. Acceptance. Lalit, can you hear me? Yes, doctor. Lalit? Do you stammer, Lalit? Do you stammer? Yes, yes. How do you Okay. stammer? Can you show me? Uh, 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 Lalit Prasad. Yeah, Prasad. And what do you think about your stammering? I mean, in your perception, is your stammering big or small, very bad, Yeah. or Uh, 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 my stammering is big for me, in my perception. is Or big not. for you?
Right. Accepting is becoming the biggest problem. The feelings after efforts, always I feel what others will think while starting to speak. Okay. Okay. So now the question is this, the question for this group is, what is the meaning of acceptance for a stammerer? Yeah. Okay. अब मीजान आपको समझ में आ गया? यही तो, यस सर, हाँ, समझ में आ गया। मीजान आपको समझ में यस, आया सवाल क्या है? यस सर, मुझे समझ में आ गया। बस सवाल क्या है, मतलब कि एक्सेप्ट हम लोग को करना चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ, और अगर ताकि, करना चाहिए तो एक्सेप्टेंस का मतलब और क्या करना है चाहिए ना? तो क्यों करना चाहिए। हाँ, क्यों करना चाहिए नवीन भी बताएंगे, यस तो ये सर। आप लोग करिएगा, ठीक है? मैं ग्रुप नंबर 3 में जा रहा हूँ जरा। सार्थक, आप रूम नंबर 3 में हैं? हाँ जी सर। आप एकदम अकेले हैं क्या रूम नंबर 3 में? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा कैसे हो गया? लेट मी सी if I can put you in some other room. Let me put you in a room number 4. रूम नंबर 4 में आप लोगों से बातचीत करिएगा, ठीक है? रूम नंबर ओके 4, सर। गो टू रूम नंबर 4। गुड। प्रिंस कुमार, आप रूम में ज्वाइन नहीं किया आपने क्या? सर गुड इवनिंग सर। मेरे रूम में कोई है नहीं, मेरा रूम नंबर 8 है। अच्छा, आप रूम नंबर 8 में थे, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं आपको ऐसे रूम में भेज रहा हूँ जहाँ पे कुछ लोग हैं, डोंट वरी। ओके सर। मैं आपको भेज रहा हूँ रूम नंबर 4 में, तो आप रूम नंबर 4 में चले जाइए। स्क्रीन पे लिंक आ गया? अच्छा, अरहम, आप किस रूम में थे? सर मैं रूम 3 में था, वहां भी कोई नहीं था। अच्छा, ठीक है ठीक है। मैं आपको रूम नंबर 7 में भेज रहा हूँ। तो वहां जाके क्या करना है मालूम है आपको ना? जी जी। ठीक है, लिंक आ गया। रूम नंबर 7 ज्वाइन कर लेना। Okay, so now we are back. So we can talk a little bit about acceptance, and after that, somewhere I think I also have been emphasizing, and it can be a big help if it comes from you, that they must make the videos. If they don't take that initiative, you'll be missing out. I was actually hoping we can take a few more answers. Can we can we Okay, can we fine. talk to हाँ Prince हाँ and talk to हाँ, we can talk to Prince. Dheeraj Prince, and anybody else? Let's Prince see what. बताइए, unmute. Over to Prince. सर ओके सर, वेरी थैंक यू एंड वेरी गुड इवनिंग। सर जब एक्सेप्टेंस होती है तो एक चीज गायब हो जाता है, ये है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। अक्सर जब हमें स्टटरिंग होती है तो हमारे दिमाग में यही आता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, और ये कितना दिन तक होगा। लेकिन जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हम ये सवाल नहीं करते हैं, तो इस सवाल से जो एंजाइटी आती है उससे हम बचते हैं और काफी ज्यादा हम काम डाउन भी हो जाते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू प्रिंस, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने, गुड। उदेश कुमार आपसे सुन लेते हैं, आपका क्या सोचना है एक्सेप्टेंस के बारे में, उदेश? हेलो सर, गुड इवनिंग। सर मेरा भी यही मानना है जैसे बाकी लोगों ने कहा है, टू मेक इट आज स्टैमरिंग नॉर्मलाइज। कि मतलब ठीक है, हमारा डे टू डे एक्टिविटी का हमारा जो लाइफ है उसका पार्ट है। हाँ, हमें उसके लिए गिल्ट नहीं करना है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, बाय मी। बट हमें लेकिन साथ में उसके ऊपर काम भी करना है, हमें उसे मैनेज करना भी सीखना है। बिल्कुल। सो आई थिंक मेरे लिए तो यही है इसका एक्सेप्टेंस को समराइज। थैंक यू सो मच उदेश। मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ न्यायी से। न्यायी, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सेप्टेंस?
if she's around. Nyai, are you there? I don't Maybe see her in the group. I don't see her she's in the not here. group. There was Okay. I think Amog Gokhale Amol had a Gokhale. question Yes. earlier. He raised Yes. his hand, so maybe we should go on हाँ. him. Yes, Amog. बोलिए Amog. हेलो सर। अभी मतलब आपने जो अभी आपने जो अभी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन चालू किया है उसके ऊपर एक्सेप्टेंस का मेरा खुद का मानना यह है कि जब मैं कुछ एक्सेप्ट करूंगा कि मुझे कुछ तो थोड़ी सी तो तकलीफ है, तो फिर मैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ मेरे एफर्ट्स डाल के कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन एक्सेप्टेंस ये इस लेवल तक होनी चाहिए कि हाँ मतलब मुझे ये तकलीफ कल तक थी या आज तक थी, लेकिन आज के बाद ना हो, इसके लिए मैं मेरी तरफ से पूरा एफर्ट करूंगा। ये अपना एक्सेप्टेंस ये इस हद तक ही सीमित रहना चाहिए, ऐसा मेरा खुद का विचार है। Right. Thank you, Amog. Thank you so much. Very good point. सीमित रहना चाहिए, जो सच्चाई है वहां तक। ठीक है। Anybody else want to share? There's a hand raised by Muhammad Mizan. Maybe we should हाँ, go there. यस सर, यस सर। हाँ, मोहम्मद मीजान, उसके बाद सार्थक। Hmm. हाँ, सर दो लोग। स्टैमरिंग तो सर हम लोग सर बचपन से ही सर, चाइल्डहुड से, तो मुझे लगता है सर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए सर कि, और हम लोग सर एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग सर लास्ट स्टेयर पे रहेंगे सर। सर लास्ट स्टेयर रहेगा हम लोग का एक्सेप्ट करना। धीरे धीरे हम लोग एक एक स्टेप फर्दर बढ़ेंगे सर कि कैसे उसको डील करना है। लास्ट स्टेज वही है, मतलब एक्सेप्ट करना। फिर धीरे धीरे हम लोग उसके बाद पीछे नहीं देना, पीछे डाउन नहीं जाना सर, ऊपर धीरे धीरे अप ही जाना है मेरे ख्याल से। थैंक यू मोहम्मद मीजान, थैंक यू सो मच। ओवर टू सार्थक। सार्थक, आपने भी हैंड रेज किया था, शेयर करिए। हाँ जी सर। तो सार्थक। सर मेरे ही हिसाब से कि हम जब स्टैमरिंग को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर उसके बाद में हमारी जो ओवर थिंकिंग होती है वो रुक जाती है। पहले हमने शुरू शुरू में हमारे जब टैमरिंग के ऊपर काम करना शुरू करा होता है तो हम जब भी तो अगर कोई हम टेक्निक सीखते हैं तो सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि अगर मैं वो वाली टेक्निक को बाहर यूज करूंगा तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो हमने अगर हमारी स्टैमरिंग को एक्सेप्ट करा है तो फिर हम आराम से कोई भी एक टेक्निक को चूज करके तो उसको हम यूज सकते हैं जी। थैंक यू सार्थक। डॉक्टर अमित, एक और पार्टिसिपेंट ले लें। डॉक्टर विजय हाँ जी, हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। यस, डॉक्टर विजय। एब्सोल्यूट। और भी डॉक्टर कोई, विजय। आई मीन we हाँ, can talk to everybody. As far as I'm concerned, we should take a response from everybody. Yes, या yes. डॉक्टर Dr. विजय। Vijay, आप म्यूटेड हैं। Good afternoon, Dr. Amit Bajaj, sir. So I think the main reason, actually, I don't know much more about this, but I read the 3I, I mean, uh, uh, that module, and from that I realized something that the main reason of that, I mean, stammering or stuttering, whatever, is I think basic reason is anxiety and fear. So अगर हमें कुछ अकेले में कुछ बात करना है तो अकेले में हम बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और वही बात किसी के सामने जाके करनी है इमीडिएटली उसके बाद ही, तो हम अड़कना शुरू हो जाता है। मतलब वही बॉडी है, वही ब्रेन है, वही हम है, उधर क्यों ऐसा हो रहा है? इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो हमें वो करने से रोक रही है।
तो मुझे डॉक्टर लगता है विजय सर अगर डॉक्टर विजय हाँ डॉक्टर विजय हाँ एक्सक्यूज मी, माफ करना मेरे को, मगर सवाल अभी कुछ दूसरा है। सवाल अभी ये है कि हकलाने वाले एक्सेप्टेंस, को एक्सेप्टेंस क्यों करना चाहिए? वो क्यों हाँ उसे एक्सेप्ट करना चाहिए एक्सेप्टेंस कि हाँ करने मैं से, हूँ? क्यों हाँ करना चाहिए उसे? हाँ, इस बारे में। एक्सेप्ट करने से सर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अगर लोगों का कहना ही हमने छोड़ दिया तो वो रोग ही कम हो जाएगा। तो हमारी एंजाइटी या डर जो भी है हमने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग वाला वो किस्सा थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है सर। और फिर हम जो भी टेक्निक है वो टेक्निक को पूरे स्ट्रेंथ के साथ में निगेटिविटी को छोड़ के टेक्निक को फोकस कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये बना रहता है सर कि मैं किसी के सामने बोलना है तो हम अड़क जाएंगे। ये अगर हमने खुद ने ही एक्सेप्ट कर ले हम अड़कने वाले है ही, ठीक है अड़क गए, तो फिर उससे बाहर निकल जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये चीजें मतलब थोड़ा ईस ईस जो फैक्टर है वो आ जाएगा उसमें। और इसमें एम्पावरमेंट के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, उसमें तो सर आप लोग हैं, और आप लोगों के सीखते सीखते मैं ये चाहता हूँ, बड़ी मतलब बड़ी ख्वाहिश है सर मेरी कि मेरी स्टैमरिंग स्टम्बलिंग में बदल जाए। बस इतना ही चाहता हूँ मैं, मुझे स्टैमरिंग से दूर नहीं होना है सर, बस स्टम्बलिंग में बदल जाए बस हो गए, वो बस ऑलरेडी इतना ही काफी है सर। आपका स्टैमरिंग स्टम्बलिंग ही है। हमने उसको एक सर नाम दे दिया जबरदस्ती, हमने उसको एक मेडिकल नाम दे दिया, स्टैमरिंग स्टटरिंग। मगर एक्चुअली आप हम और आप स्टम्बल ही तो कर रहे हैं। चलिए, बहुत नहीं अच्छा लगा लेकिन आपका जवाब सुन के। थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी डॉक्टर मच सर। विजय। लेट मी इनवाइट नवीन। नवीन ने भी हाथ उठाया है। नवीन, बताइए क्या सोचते हैं आप? Yeah, yeah. So for me, the primary thing is about getting free of the burden to not stutter by 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 the way way of speech acceptance. We don't stress ourselves to not stutter or to be fluent, so that the speaking situations doesn't feel like a struggle or like a conflict with ourselves. So that part is very important in accepting the stammering, I think. थैंक यू सो मच नवीन, थैंक यू। ओवर टू अमित। One last person I want to hear from is Dheeraj, who started this whole thing, which led us to breakouts and led us to this nice conversation. I want to यस। hear your point of view again. हिंदी इंग्लिश जो भी ठीक लगता है आपको। सचिन सर, तो मैं ना जो अभी डॉक्टर विजय जी ने कहा कि हम अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो हमारा फियर को कम कर देता है। हम जो छुपाना चाहते हैं हमेशा कि अंदर छुपाते हैं, तो वो फियर हमारा हट जाता है। उसके बाद में हम सिर्फ फोकस करते हैं कि अब इस टैमरिंग को कैसे मैनेज किया जाए। हम अगर स्टैमरिंग कर भी रहे हैं तो हमारी बॉडी का प्रेशर ना लगे, हम एक ईज के साथ स्टैमरिंग करें। सो दैट इज एक्सेप्टेंस। व्हाट आई मीन कि कहीं भी हम हकलाने से डरे ना, जबकि हमें फोकस करना चाहिए कि हम ईज के साथ कैसे स्टैमरिंग करें कि हमारी शरीर के ऊपर हमारी सांसें ना फूले, हम एक काम वे में हमारी एक बात रख पाए अगले के सामने। हम ये ना अ, सोचे कि अब स्टैमरिंग होगा, अरे यार स्टैमरिंग होगा, घबराहट होती है, वो खत्म हो जाए। सो दैट इज एक्सेप्टेंस, व्हाट आई मीन। थैंक यू धीरज। Thank you, Dheeraj. ओवर। Thank you. Yes, so I think, I mean, you've heard a range of responses in this room क्योंकि बहुत individual variation है stammering experience में। लोग acceptance एक शब्द को दूसरे दूसरे लिहाज से लेते हैं।
But there's also commonality in the experience, right? Everybody's talking about ease. Everybody's talking about feeling unburdened, less fear, less anxiety. So basically implicit in all this that we are talking about इसके अंदरूनी बात यही है कि एक्सेप्टेंस और चेंज बहुत रिलेटेड चीजें हैं। अगर हमको कोई चेंज एक्सपीरियंस करना है, अगर कोई चेंज करना है, तो हमको मानना होगा, स्वीकार करना होगा कि हम किस लेवल पे हैं अभी। और ये, आई मीन, दिस इज बेसिकली द एक्सेप्टेंस, राइट? सो आई मीन डिफरेंट पीपल थिंक अबाउट इट डिफरेंटली। फॉर मी बुनियादी बात यह है कि मैं एक व्यक्ति हूं जो हकलाता है, और मैं हकलाऊंगा जब तक मैं जिंदा हूं मैं हकलाऊंगा। इसका मतलब नहीं है कि मेरी हकलाहट सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, ये मतलब नहीं है इसका। लेकिन स्टैमरिंग इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ माई स्पीच। आई एम वायर्ड दैट वे। So that is the fundamental point. I think stammering will occur. Some amount of stammering in my speech will occur. I think that is the fundamental message as far as the acceptance is concerned, accepting that that will happen. And everything else goes from that. Everything flows from that. क्योंकि अगर हमने accept कर लिया कि मैं हकलाऊंगा, तो फिर anxiety की क्या जरूरत है और fear की क्या जरूरत है? This is all easier said than done, because obviously these are inbuilt conditioned responses that we have in the body. But I want to show you this one little slide here, because people were talking about struggle. Somebody used the word struggle. So संघर्ष, एक तो है हकलाहट, एक है संघर्ष। और संघर्ष में जो है इंक्लूडेड है वो फियर है, वो एंजाइटी है, वो somebody use the word overthinking, वो इंक्लूडेड है। पुशिंग, स्ट्रगल, जो जो हम आंखें झपकाते हैं, पुश करते हैं, अवॉइड करते हैं, दिस इज ऑल स्ट्रगल। So I often ask this question to my students in my course, right? Like, is stammering happening to somebody, or is it something that they do? Uh, Slightly different question. Because if it is happening to me, then there's very little I can do about it. But if it's also something I do, then I can change that a little bit. So basically, point ये है कि हमको इस टाइम पे बहुत रिसर्च है जो दिखाती है, बहुत क्लियरली दिखाती है कि स्टैमरिंग का रूट जो है, बुनियाद जो है, वो बायोलॉजिकल है। स्टैमरिंग फैमिलीज में रन करती है, उसमें जेनेटिक कंपोनेंट है। यहाँ पे कई सालों से रिसर्च हो रही है लैब्स में, जहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाया है कि इवन जो बच्चे जो हैं हकलाते हैं, पर्टिकुलरली बच्चे जो रिकवर नहीं करते, जो हु कंटिन्यू टू बी people who grow up to be people like us, they're also wired a little bit differently. हमारा ब्रेन जो है थोड़ा सा उसकी जो वायरिंग है वो थोड़ी सी अलग है। तो बेसिक बात यह है कि स्टैमरिंग इज बायोलॉजिकल, but stammering is biological, but it also has a very learned component. हमने सीखा है, छुपाना सीखा है, संघर्ष सीखा है। संघर्ष जो है, जो स्टैमरिंग एक्सपीरियंस में है, that is the learned component, that is the learned area. तो अगर हम स्ट्रगल कम करें, तो अगर स्टैमरिंग हो भी अगर, तो हमको ज्यादा उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि अगर हम एक्सेप्ट कर लें कि हमारी वायरिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, और हम संघर्ष पे काम करना शुरू करें, तो उसमें क्या होगा कि हम अपनी स्पीच के साथ, अब हमारी कम्युनिकेशन के साथ प्रयोग कर सकेंगे, एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। That is what somebody is saying in the room just now, कि I can use a technique without thinking about like how somebody is going to be perceiving me, मैं कैसा लगूंगा and all that kind of stuff. So the point is, we can reduce the struggle. And a lot of management is about reducing struggle. Whether that management is part of a speech therapy program or is part of a self-help, TOPG, जो भी है, हम संघर्ष पे काम कर रहे हैं। स्टैमरिंग ऑटोमेटिकली थोड़ी सी कम हो जाएगी जब हमारा फियर कम हो जाएगा, हमारी एंजाइटी कम हो जाएगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर स्टैमरिंग होगी भी, तो हम उसके ऊपर मोर फ्रीली काम कर सकेंगे, क्योंकि छुपाने के business में नहीं है।
हम दिखाने के बिजनेस में हैं। जैसे कि एक प्रयोग जो है, जो काफी टीसा में भी टीसा में भी चालू है, सर्टनली इट्स अ वेरी big part of speech therapy as well. It's called it's called voluntary stammering. तो मैं अगर जानबूझ के किसी के शब्द के ऊपर हकलाऊं, जो जैसे अभी मैं आपके पास 60 सेकंड के लिए मैं लाइट वॉलंटरी स्टैमरिंग करूंगा, तो ये जो लाइट वॉलंटरी स्टैमरिंग है, जो मैं फुल आई कांटेक्ट के साथ कर रहा हूं आपके साथ, तो ये पॉसिबल है क्योंकि मैं मुझको स्टैमरिंग में झिझक नहीं है, मुझे स्टैमरिंग में कोई शेम नहीं है, मुझे स्टैमरिंग में कोई गिल्ट नहीं है, एंजाइटी नहीं है। इसलिए अगर मैं अपनी स्पीच के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहूँ, कोई टेक्निक के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहूँ, बाउंस करना चाहूँ, जो भी करना चाहूँ, तो मैं फ्रीली कर सकता हूँ और पर्पसफुली कर सकता हूँ, क्योंकि मैं छुपाने के बिजनेस में नहीं हूँ, क्योंकि मेरी एक्सेप्टेंस है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं हकलाऊंगा, और मैं जब तक जिंदा हूं मैं हकलाऊंगा। ये नहीं, मैं नहीं मानता कि मेरी हकलात सेम रहेगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। ये ऑल दिस विल हैपन। इट्स द नेचर ऑफ स्टैमरिंग टू बी वेरिएबल। It's the nature of stammering to fluctuate. But at the same time, I will be more in control of my speech, more agency, more control, more experimentation. मैं अपनी स्पीच के साथ प्रयोग करना चाहूंगा। तो this runs directly into the central message of TISA, that accept your stammering but don't accept poor communication skills. क्योंकि अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम हकलाएंगे, तो हम अपने हकलाहट के साथ दूसरे दूसरे ढंग से हकला के एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे, और जितना हम कम स्ट्रगल करेंगे हकलाहट में, चाहे वो इंटरनल स्ट्रगल है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रगल है, और कॉम्बिनेशन, उतना हमको हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इंप्रूव होगी, हमारी ऑप्शंस इंप्रूव होंगी। जैसे कि हम लोगों को बता सकेंगे कि मैं हकलाता हूँ। सेल्फ डिस्क्लोजर जो है, अपने आप को डिस्क्लोज करना, अपने आप को बताना, जो है लोगों को बताना कि मैं हकलाता हूँ, ये दिस इज एन एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस. So I'm going to talk a little bit about acceptance as a theoretical concept and acceptance as a practice. थियोरी में जो है एक्सेप्टेंस जो है ज्यादा आसान है, क्योंकि हम इंटेलेक्चुअली मान सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है थोड़ी सी वायरिंग थोड़ी अलग है। हम बिलीव कर सकते हैं कि जो रिसर्च है ये भी दिखाती है कि स्टैमरिंग जो है जेनेटिक है। तो हम कॉग्निटिवली, मेंटली मान सकते हैं कि मैं हकलाता हूँ। और जब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन करते हैं, जैसे टीसा ज्वाइन करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जाते हैं, तो वहां पे भी हमको इमोशनली लगता है कि ठीक है, काफी लोग जो हैं, हमारे जो पियर्स हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सेप्टेंस से ज्यादा अच्छी हो गई, तो मैं भी इमोशनली भी शिफ्ट महसूस कर रहा हूं। लेकिन क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेंस और इमोशनल एक्सेप्टेंस जो है, वो डजंट नेसेसरीली कैरी ओवर इनटू चेंज इन बिहेवियर, क्योंकि हम फिर भी जो है अवॉइडेंस करते रहते हैं, गिल्ट फील करते रहते हैं, थोड़ी बहुत ये सब कुछ जो है, इनको चेंज करने के लिए, ये बिहेवियर्स चेंज करने की है कि हमको शेम ना फील हो, गिल्ट ना फील हो, एंजाइटी ना फील हो, हमको अपनी स्टैमरिंग को लोगों के साथ दिखाना है, लोगों को दिखाना है। और ये चीज जो है, दिस इज कॉल्ड एन एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस। तो जब हम वॉलेंटरीली हकला रहे हैं, जैसे ऐसे मैं हकला रहा हूँ, लाइट वॉलेंटरी स्टैमरिंग कर रहा हूँ, ये मेरी एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस है। मेरी एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस है कि मैं कई साल से, 20-25 साल से ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे वॉलंटरीली हकलाता हूँ। जब कोविड भी थी, तब भी मैं वॉलंटरीली हकलाता था, क्योंकि मैं मास्क पहन में जाके मैं अपने मास्क को पॉइंट करता था, बोलता था कि आई एम अ पर्सन हु स्टैमर्स, प्लीज बी अ लिटिल बिट पेशेंट। ये डोज जो है, जो मैं आपको डेली देता हूँ, अपने आप को डेली देता हूँ,
ये मेरी एक्सेप्टेंस जो है वो प्रैक्टिस है। जब मैं लोगों को बताता हूं कि मैं हकलाता हूं, ये मेरी एक्सेप्टेंस practice है। So the idea is that we can cognitively accept something, emotionally accept something, but when we don't practice acceptance, it doesn't feel differently enough in the body. So again, these are all ways to experiment with the stammering experience. So all I wanted just to say is like connecting it back to the slide over here, to this line over here, ki the point about stammering management is about reducing the struggle in the stammering experience. These are ways of learning how to reduce struggle. जब हम कैमरा पे जाते हैं, अपना वीडियो बनाते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, आई कांटेक्ट के साथ हकलाते हैं, और जब हम वॉलंटरीली स्टैमर करते हैं, जैसे कि बाउंसिंग है। बाउंसिंग क्या है? वो भी एक टाइप की वॉलंटरी स्टैमरिंग ही है ना। तो जब हम बाउंस करते हैं, अपने आप को बताते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जाते हैं, स्ट्रेंजर टॉक करते हैं, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो एक्टिविटीज है, दीज आर ऑल वेज ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रगल। दीज आर ऑल वेज, और लाइक जो स्टैमरिंग एक्सपीरियंस में जो संघर्ष है वो कम कैसे वो कम कैसे हो जाए। So I want to circle back to Dheeraj's point earlier that he was saying कि कोई ठोस सवाल नहीं मिला उसको, कि सवाल पूछा था नेशनल कॉन्फ्रेंस में, ठोस सवाल नहीं मिला, ठोस जवाब नहीं मिला। तो आई वांट टू नॉर्मलाइज दिस एंड से इसका ठोस जवाब एक्चुअली है नहीं कोई, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है बहुत वेरिएबल है। Some of us stammer more, some of us stammer less, some of us avoid more, some of us avoid less. हमारा बैकग्राउंड और है, अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं हमारे। तो चेंज जो है, बदलाव जो है, वो डिफरेंट लोगों में डिफरेंटली दिखेगा। कई लोगों के पास जो है, कई लोगों के हिसाब से अगर हम स्टैमरिंग को जाए, एंजाइटी कम हो जाए, डर है, खौफ है, फियर है, ये सब कुछ का लेवल अगर कम हो जाए, हम वो जगह कम्युनिकेट करना शुरू करें जहां पर हम नहीं कम्युनिकेट करते थे, हमारी अवॉइडेंस कम हो जाए, लेकिन स्पीच में खास अंतर ना आए, वो भी ठीक है। दैट इज देयर प्रोसेस। वो उनके लिए, जो लोग ये इस टाइप का रूट चूज करते हैं, वो एकदम सही है, एकदम जायज है। और भी लोग हैं जो कि स्वीकार करते हैं अपने आप को कि मैं हकलाता हूं, मैं संघर्ष करना चाहता हूं, मैं संघर्ष कम करना चाहता हूं, तो मैं कैसे कोई कोई टेक्निक सीख लूं, चाहे जिससे मेरा संघर्ष कम हो जाए। So now it is not enough to just accept and be more open about it and less avoid less, but I also want to work on my speech. I also want to work on communication. And that is why TISA message is so important, that accept your stammer, but don't accept poor communication skills. जो भी आप टास्क कर रहे हैं टीओईजी में, जो भी, जैसे कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कैमरा पे, ये सब कुछ जो है, ऑल ऑफ दिस इज वर्किंग ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टैमरिंग विद आई कॉन्टैक्ट, big change. That is a big part of working on your communication skills. कि मैं ऐसे हकलाऊंगा, ज ज ज ज ज जैसे मैं अभी हकला रहा हूँ, अब मैं वॉलंटरी स्टैमरिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं आई कांटेक्ट के साथ वॉलंटरी स्टैमरिंग कर रहा हूँ। तो आई कांटेक्ट के साथ वॉलंटरी स्टैमरिंग, रियल स्टैमरिंग जब मैं करना सीख जाऊंगा, तो मेरी जो स्टैमरिंग है, जो इंटरफेरेंस कॉज करती है कम्युनिकेशन में, वो कम हो जाएगी। दिस इज अनदर वे ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रगल। So I've said enough things. I'll stop and see how people are processing it. If anybody has any questions or comments or any of that. Anyone raise your hands if you got a question or a comment or feedback. If nobody is forthcoming, I'll share one of my own thoughts. डॉक्टर साहब ने अभी दिखाया था एक There's a स्टैम्प। quick, there's a, I'm sorry, Dr. Srivastava, there's a हाँ comment. हाँ हाँ Indra Sharma. या बोलिए।
Yeah, hi sir. Actually, I have one question. Like we say, like stammering is biological, like that is true also. But like in my case, like what I feel, in my whole family, no one stammers. My father, my mother, I have four siblings. No one, even 1%. And when I like in my past, when I talk to them, even like their forefather also, no one like stammer. So till now, I never got the answer how I got this stammering. Excellent question. Excellent question. And I have a very answer to what you're saying. Um, Something can be genetic without being in the family. That is entirely possible. काफी मेडिकल कंडीशंस हैं. एक मेरे दिमाग में आ रही है, स्टिक फाइब्रोसिस. इट्स a condition. तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है एक मेडिकल कंडीशन है जो एंटायरली जेनेटिक है, लेकिन उसमें फैमिली हिस्ट्री में नहीं आती. तो काफी लोग जो है सरप्राइज होते हैं जिन लोगों को सिस्टिक डायग्नोज होते हैं उससे. तो ये उनको भी कंफ्यूजन होता है कि इतनी इतनी जेनेटिक कंडीशन, लेकिन अरे मैं फैमिली में नहीं है. So it is possible to have a genetic condition that does not manifest in the family. Okay. Thank you, sir. Family history is just further evidence कि genetic predisposition है, genetic basis है एक condition का. But it's not necessary that it has to be in the family for it to be genetic. Sure. Naveen has a question. Prince? Yeah. Are you through, Sir. Gajendra? Yes, sir. Acha, okay. Naveen has got a question. Yes, sir. What are the Yes, risks sir. of self-reinforcement of stammering by way of acceptance? Just one second. I Everyone, think everyone, please mute. Everyone, Prince was please in mute. the middle of a comment. Prince was in the middle of a comment. Do you want to complete Yeah, your yes, thought? sir. Yeah, yes, बोलिए sir. Yes. प्रिंस. If you give me chance, I will try. Okay, sir. Thank you for giving me chance. सर Sure. मेरा सवाल ये है कि मेरे को स्टैमरिंग पहले बहुत ज्यादा होती थी. तो काफी सारे मतलब बॉडीज में इमोशंस भी आते थे, तनाव का, ये सब का. लेकिन जब मैंने एक्सेप्टेंस और वर्कआउट करा तो स्टैमरिंग की इशू तो डिक्रीज हो गई, लेकिन मैं इमोशंस बॉडी में अभी भी फील करता हूँ. मुझे ओवर थिंकिंग या फिर किसी चीज को बार बार सोचना, जैसे कि पहले मैं स्टैमरिंग में भी करता था कि क्यों हो रहा है मेरे साथ. और ये अगर एक्सपीरियंस खराब हुआ तो उसको मैं बार बार रिकॉल करता था, मतलब जी. एक्सपीरियंस को. और उसको मुझसे मेरे को बॉडी में पेन और काफी बॉडी इमोशंस मतलब आई फेल्ट. तो अभी भी क्या है कि ऑल्दो मतलब मैंने थोड़ा वर्कआउट करा तो स्टटरिंग तो अब उतनी इम्पैक्ट नहीं करती है, लेकिन मैं इमोशंस और ओवर थिंकिंग, ऑब्सेसिव थॉट, ये सब को काफी मैं फिल्ट आउट करता हूँ. तो सर इस चीज को मैं कैसे करूँ, अगर आप इसके बारे में बताएंगे तो बहुत कृपा होगी सर. थैंक या तो किसी ने अभी बोला था, किसी ने जब कोई शेयर किया था कि एक्सेप्टेंस की ब्रेकआउट में क्या कॉन्वर्सेशन है थी, तो किसी ने शेयर किया था कि दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. मतलब ये है कि इट्स अ जर्नी. तो अगर ये जर्नी है तो इसमें अप्स एंड डाउन्स तो डेफिनेटली होंगे. और ओवर थिंकिंग और इम्पल्सिवनेस जो है ओवरनाइट नहीं जाएगी. ओवर टाइम जो है, जब आप अपने स्पीच के ऊपर, अपने कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस, अपने स्टैमरिंग के ऊपर एक्सपीरियंस लगातार करते रहेंगे और आपकी एज थोड़ी सी एडवांस होगी तब तब जाके one day you will find that you are less overthinking, or you're not overthinking, you're not impulsive. So this is a long-term process. It's a waxing and waning long-term process. So I would say to you, be patient. And obviously, the reason you are feeling like this, the reason their overthinking is not gone or the impulsiveness is not gone, is because you've been practicing this behavior for a very long time.
राइट? अगर हम अवॉइड करते हैं, जितना हम अवॉइड करते हैं उतना हम फियर और एंजाइटी में इन्वेस्ट करते हैं। लोग एक्चुअली सरप्राइज होते हैं कि मेरा सांस फूल रहा है, मुझको एंजाइटी हो रही है। क्यों हो रही है मुझको इतनी एंजाइटी? क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया है एंजाइटी में, डर में और फियर में। मैंने इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट कैसे किया है? मैंने अवॉइड किया है। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो मुझे लेनी चाहिए थी मैंने नहीं ली। जिन लोगों के साथ बात करना चाहता था नहीं किया। जब मैं स्कूल में था मुझको सवाल पूछना था तो मैंने सवाल नहीं पूछा। एक एक वर्ड चूज करना था क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस शब्द के ऊपर हकलाऊंगा तो मैं मोस्ट उसका वर्ड जो मैंने चेंज कर दिया। मैं अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि मैं हकलाता नहीं हूँ। ये भी इन्वेस्टमेंट है, बट इनडायरेक्टली इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन फियर, investment in anxiety. Because what we are doing with avoidance behavior is that we are never really learning how to deal with the moment. We are escaping. It's an escape behavior. अवॉइडेंस बिहेवियर, अगर आप एंजाइटी की जो लिटरेचर है, एंजाइटी में जो काम किया है लोगों ने, एंजाइटी पे जो काम किया, अगर आप उसको देखें तो जो लोग एंजाइटी महसूस करते हैं उनके पास भी बहुत ही अवॉइडेंस बिहेवियर होते हैं, चाहे वो हकलाते हैं चाहे वो नहीं हकलाते। द पॉइंट इज, इफ यू आर पीपल हु हैव एंजाइटी प्रॉब्लम्स will invest in a lot of avoidance behavior as well. It's called safety behavior. Very often avoidance behavior is called safety behavior because it keeps us safe. It gives us the feeling of safety. But safety behavior is also limiting behavior. So what you are experiencing are the limits of safety, where you are feeling still overthinking. It is not completely gone because these are very much part of your body. So you have to work on them on a more regular basis, on a more consistent basis, to feel the difference gradually, organically over time. Sir, what is the best way to deal with it when it overtook? राइट, कभी कभी मैं ये भी देखता हूँ कि मेरी सांसें बहुत हो गई है तेज, ऑटोमेटिक कुछ थॉट आए कुछ थॉट गए, सांसें ऑटोमेटिक हो गई हैं तेज। और जो चेस्ट है, चेस्ट अपने आप पूरा हेवी फील कर रहा है, माथा भी पूरा हेवी फील कर रहा है। ये ओब्वियसली जब मुझे काफी ज्यादा सीवियर स्टटरिंग होती थी तो ये सब चीजें होती थी। और तो सर सबसे बेस्ट वे क्या होगा इन सारी चीजों को डील करने के लिए? ओके, थैंक People will deal with it in different ways. Some people turn to meditation. Some people turn to exercise. Some people learn to close your eyes for 60 seconds and watch their breath. There are ways of feeling emotionally more regulated. Physically, there are physical things that we can do to feel emotionally regulated, and all these things can be helpful. लेकिन अल्टीमेटली जो फर्क जिसमें आपको सबसे ज्यादा अड़ेगा मेरे लिहाज से, वो ये है कि जब आप अपनी स्टैमरिंग को ग्रेजुअली दिखाएंगे लोगों को। क्योंकि तब जो है आपको, आपका जो सोमैटिक एक्सपीरियंस है, आपका जो बॉडीली एक्सपीरियंस है, वो उसमें फर्क आएगा। दैट विल मूव द नीडल on the somatic experience more than anything else. And certainly, if it helps you to do some deep breathing, to do some exercise, do whatever it is to sort of calm yourself physically down, that will also be helpful. I'm not saying that it will not be helpful, but ultimately, long term, what will be the most helpful is that you expose yourself to stammering in different situations and reduce your avoidance behavior. क्योंकि अगर आप अवॉइडेंस बिहेवियर कम करने लगेंगे और अपनी हकलाहट को और लोगों को दिखाएंगे, भिन्न भिन्न टाइप से हकलाएंगे, लर्न टू स्टैमर इन डिफरेंट वेज, वॉलंटरी स्टैमरिंग, सेल्फ डिस्क्लोजर, ये सब कुछ अगर आप लगातार करते रहेंगे तो ओवर टाइम आपको जो है, यू विल नॉट ओवर थिंक, बिकॉज योर थ्रेट परसेप्शन, जो हमारी बॉडी सेंस करती है कि इस चीज में खतरा है, वो लेवल जो है वो कम हो जाएगा। क्योंकि आपको अपनी कम्युनिकेशन से, यू विल नॉट फियर योर ओन कम्युनिकेशन, यू विल नॉट फियर योर ओन स्टैमर। दिस इज ऑल अ वे ऑफ रिड्यूसिंग थ्रेट परसेप्शन इन द बॉडी। Okay, ओके so सर, थैंक यू सर। Yogeshwari, did you hear this? Because your question also was related to this.
Your question was how to reduce overexcitement while we are sharing something to someone. And as Dr. Amit just now said, that more you expose yourself to stammering with talking to different people, you will become less sensitive and all the symptoms will go down. So I hope you have got your answer. But here is a question from Naveen, which is very interesting. What are the risks of self-reinforcement of stammering by way of acceptance? Essentially, what he's asking, by accepting stammering, are we not reinforcing stammering? हकलाने को स्वीकार करने से हकलाना और बढ़ जाएगा. क्या ऐसा सच है? So I over would to say Dr. to you, so I would say to you that yes and no. For people who are covert, जो लोग covert हैं, जो हम people who try to what is called pass as fluent, uh, for those people जो और हम लोगों में काफी लोग हैं ऐसे, मैं भी हुआ करता था at one point, जो लोग covert हैं उनके लिए ज्यादा हकलाना is actually therapeutic. Because things that they have been hiding for a very long time, stammering that they've been hiding for a very long time, needs to come out. So one of the outcomes of in speech therapy for people who stammer covertly, PWCS, people who stammer covertly, उन लोगों के लिए जो है हम टेक्निक पे काम नहीं करते, क्योंकि क्या होता है कि अगर जिन लोगों को बहुत छुपाते हैं जो अपनी हकलाहट को दिखाना नहीं चाहते, उनको अब अगर हम टेक्निक सिखाएंगे तो वो टेक्निक जो है वो सीख के वो फर्दर छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन टेक्निक ऐसे काम नहीं करती, क्योंकि काफी टेक्निक्स जो हैं वो ऐसे काम करते हैं कि आप कम हकलाएंगे, सॉफ्टली हकलाएंगे, स्ट्रगल के साथ कम हकलाएंगे, ये सब कुछ जो है इट्स पार्ट ऑफ द टेक्निक. सो यू हैव टू लेट योर स्टैमर शो टू लेट द टेक्निक आउट. सो इन वन वे आई एग्री विद यू दैट इट कैन हैपन कि अगर आप एक्सेप्ट कर लिया आपने तो आपका स्टैमरिंग इंक्रीज हो सकती है, लेकिन अगर आप कोवर्ट हैं तो आपके लिए वो जरूरी है. दैट्स नंबर वन. नंबर टू, कि अगर आप हकलाना नहीं चाहते, हम लोग काफी लोग यहाँ पे हकलाना नहीं चाहते, तो क्या होगा कि अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे देन यू विल बी मोर ओपन टू एक्सपेरिमेंटिंग विद स्पीच, एक्सपेरिमेंटिंग विद योर स्पीच मैकेनिक्स. जैसे कि जैसे कि मैं कॉन्शियस नहीं हूं कि मैं हकलाता हूं, लेकिन मैं कॉन्शियस नहीं हूं हकलाता. तो क्या होता है कि जब मैं वॉलंटरीली स्टैमर करूंगा ऐसे, तो मैं थोड़ा सा पुल आउट में उसमें चला जाऊंगा. अभी मैं जो टेक्निक जो आपको दिखा रहा हूं इसका नाम है पुल आउट. कि जब मैं अपने सेंस कर रहा हूं कि मेरे आर्टिकुलेटर्स में, मेरे होठों में, मेरे जीभ में, मेरे मुंह में टेंशन आ रही है, और मैं उस टेंशन को रिकग्नाइज करके बहुत आराम से ईज से ग्लाइड कर रहा हूं उसमें. ये जो पुल आउट की जो टेक्निक है, जो स्पीच थेरेपी में काफी लोग सीखते हैं ऐसे कि बोलना ऐसे, तो इस टेक्निक को सीखने के लिए हमको वॉलंटरीली स्टैमर करना होगा. क्योंकि जब हम वॉलंटरीली स्टैमर करेंगे तो हम स्पीकर के मुताबिक कॉन्शियस नहीं होंगे, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर काम कर रहे हैं. तो अपने एक्सपीरियंस के काम करने के प्रोसेस में हम टेक्निक भी यूज कर सकेंगे, जैसे कि मैं अभी यूज कर रहा हूं आपके सामने. सो द आंसर इज कॉम्प्लिकेटेड, and it's complicated for these reasons. So I would say to you that it's going to, by accepting yourself, most likely you're going to reinforce the things that should be reinforced. I just want to add one thing for Naveen. Naveen, remember just now Dr. Amit showed on a paper stammering versus struggle. So by acceptance or by denial, you should not be asking question whether my stammering will go up or come down. Rather, you should be asking, will my struggle go up or come down? If your struggle is coming down by acceptance, then it's a good thing. Your stammering may go up,
But if your struggle component is coming down, you're stammering more, but stammering freely, then I think it's a good news. In fact, there's a website in America somewhere hosted by some people, and the title is, it's run by very genuine people. The title is How to Stammer More. They are the people who actually believe this, that if the person can be helped to stammer more, he'll be stammering freely and his struggle will come down. So don't judge everything on that through that narrow criteria. Will it increase my stammering? So as Dr. Amit said, it's more complex issue. There are many other things also to be considered. I hope you got your answer. So, and next, anybody else has got a comment or question or feedback? So I just want to ask Yogeshwari, did you get your answer, Yogeshwari? Dr. Amit did cover that point, but did you get it, Yogeshwari? Your question was how to reduce overexcitement while I'm sharing something to someone. Yogeshwari, are you there? No, Did you get no, your sir. did you get your answer? No? Okay, ask Slightly again. no. Ask. Yes. Okay, fine. Go ahead. Ask your question again. Ask your question. Dr. Amit will answer it again. How to reduce excitement while we sharing something to someone. How to reduce excitement when you're sharing something? I think we should be excited about sharing something with someone. I would take that approach. There's nothing wrong with excitement. It's just that oftentimes with excitement or with anxiety, right? Any of those things that raise our emotional states, emotional arousal states, sometimes that has impact on our speech. So this is a much bigger question about, how do we shift the stammering experience? I don't have a specific, how to fix for you or a tool that you can use to sort of reduce that excitement level. I want to just normalize the fact that it's okay to feel excited, it's okay to feel excited about whatever you're talking about, and then also okay to work on your communication skills while you're explaining something, and that's going to be part of what you're going to be learning here. And secondly, Yogeshwari, if you keep on doing it again and again and again, excitement will go away. Remember your excitement when you were going to college on day one. Do you still have the same excitement about going to the same college, same classroom? Probably not. So when you do it again and again and again, excitement is no more is a handicap for you. Thank you so much, Yogeshwari. I hope you got your answer. Anybody else has got a question or a feedback or comment? I just want to say to Naveen that what you said about acceptance reinforcing stammering, that is very true. It happens in NCs also. In NC also, some people report कि जब से मैं NC से आया हूँ मेरा हकलाना बहुत बढ़ गया है. My stammering has gone up after participation in NC. That happens. But they also report that it is no more a struggle and I'm no more ashamed. So that also is there to counterbalance. Okay, guys, any more? The up and down nature of stammering is the essential quality of stammering, right? We know that stammering is variable. एक सिचुएशन में ज्यादा होती है, एक पर्सन के साथ ज्यादा होती है, एक दिन पे ज्यादा होती है, कई दिन कम होती है, सुबह ज्यादा होती है, शाम को कम होती है. ये सब कुछ जो वेरिएशन जो है, it is also dependent upon the internal environment state. So very often we talk about academically, we talk about stammering as being environmentally cued behavior. उसका जो cue है, उसका जो trigger है, वो environment में है. And that is because biologically, our speech production system is slightly unstable.
तो अगर स्लाइटली अनस्टेबल सिस्टम होगा, हमारा बायोलॉजिकली हमारा सिस्टम थोड़ा सा अनस्टेबल होगा, then it's going to respond to environmental pressures a lot more. And environment is both external environment, जो बाहर का environment है, जिसके साथ बात कर रहे हैं, जिस टाइम पे बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि योगेश्वरी रिपोर्ट कर रही हैं कि जब एक्साइटमेंट होती है तो स्टैमरिंग ज्यादा होती है, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द थिंग। तो देयर इज ऑल्सो इंटरनल एनवायरनमेंट। तो हमारी स्टैमरिंग जो है वेरी करेगी कि हम how much sleep we have had, how we are feeling, emotional system, हमारे emotional state क्या है। See, it is a very important foundational thing to understand कि हमारी जो speech की जो circuitry है, speech की जो hardware है हमारी brain में, वो हार्डवेयर जो है, जहां पे स्पीच जाती है, जहां से हमारी स्पीच कंट्रोल होती है ब्रेन में, वो सेंटर्स जो हैं और जो इमोशनल सेंटर्स हैं हमारे ब्रेन में, वो साथ साथ हैं, दे ऑल गो टुगेदर। एवरीथिंग गोज थ्रू स्पीच। हम हंस रहे हैं, दैट गोज टू स्पीच। हम रो रहे हैं, दैट गोज टू स्पीच। सो ऑल द इमोशनल स्टेट्स, आर इंटरनल एनवायरनमेंट is going to change from moment to moment to moment to moment to moment. The body is changing from moment to moment to moment to moment to moment. The environment is also changing. And when you have an unstable speech production system, that's the biological component. When you have an unstable speech production system, it's going to get thrown off a lot quicker to environmental cues that are both outside you and inside you. So it is very, very common for these things to happen. So I think it's recognizing the fact कि हमारी expectation थोड़ी हमें change करनी होगी, because stammering is variable and it is also cyclical. Cyclical का मतलब ये है कि कई दिन हम फ्लुएंटली बोल सकते हैं, काफी ज्यादा फ्लुएंटली बोल सकते हैं, कई बार हम फ्लुएंटली नहीं बोल सकते, कई दिन जो है हम फ्लुएंटली नहीं बोल सकते। जैसे कि डॉक्टर सचिन ने रिपोर्ट किया कि कई लोग बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी स्टैमरिंग ज्यादा इंक्रीज हो गई है। दैट्स अ सिक्लिकल थिंग, बिकॉज ओवर टाइम दे वर स्टैमरिंग लेस, एंड दे वर प्रॉब्ली स्टैमरिंग लेस बिकॉज दे वर हाइडिंग इट, राइट। अब क्या हो रहा है कि एनसी में आप गए, वहां पे आपको इतने लोगों को मिले जो हकलाते हैं, you feel your experience is no longer unique. It's actually a universal sort of an experience. So you experience universality, not just uniqueness. And what that does to you is it normalizes this stammer. So you stammer more because you're talking to other people who are also stammering openly, and that carries over into your regular environment. So it is the nature of stammering to be variable, and it's also it's also regular, very normal to expect कि हमारी जो stammering is also cyclical. And that's why I think that is a very important point to keep into account when you're using a technique. लोग समझते हैं, falsely समझते हैं कि अगर मैं टेक्निक सीख लूंगा तो मैं कभी नहीं हकलाऊंगा। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि how can we expect a technique to work 100% every time when our stammering itself is variable all the time? Like, why would we expect कि एक टेक्निक्स यूज करके मैं फ्लुएंटली बोलूंगा हरदम? ये हो ही नहीं सकता, because the emotional states are going to change from moment to moment to moment, and because stammering itself is variable, we should not expect the technique to fix something that is always variable. So It's 9:47. Shall we move towards wind up? Okay, sure. so before we wind up, I just want to emphasize one thing. You will change only if you make videos. We don't have the facility of coming to your cities and supervising you personally, taking you to a shop and make you talk and use a technique. We can't do that for so many people. So therefore, we depend on this method of asking you to submit your videos, and we look at it and we give you feedback. So this is the spine of our program. So please don't ignore this. I think only about 1/3 of the people have made the video so far, and module 1 should have been finished by now.
So please hurry up, finish module 1, which consists of 4 videos and all about introduction, not very complicated. Just make those videos and get going so that we can move on to module 2. Module 2 is all about techniques, and Dr. Saab will be there with us to teach us the techniques. But before that, you should finish the intros. So thank you so much, everyone. A big thank to Dr. Amit for making to this weekend session. And unless somebody has got something very urgent to say about their breath or their stammering, I think we have talked enough about breath and stammering. Um, Thank so, Lalit, you want to say something, Lalit? Go on. No. Just say that thank you. Okay, thank you so much. Okay, Oh, you're guys, so welcome. let us, Welcome, everybody. so Dr. Amit, you want to say something before we wind up? No, I think Importance I of just making want to videos. say, I just want Importance to of say, making videos. हाँ, तो आई जस्ट वांट टू से मैं आपको encourage करना चाहता हूँ कि जो भी टास्क हैं टीओपीजी में उनको सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं, and it's a gradual exposure. A lot of stammering management takes a page from exposure therapy, where we are gradually exposing the person to the phobias and the fears and all that stuff. I mean, this is a very thoughtful exercise. It's been put together in a very thoughtful kind of a way. और यहाँ पे टीसा जो करिकुलम है काफी फ्लेक्सिबल है. आप एक टास्क जो है आपको अच्छा लगता है आप बार बार भी कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं. अगर आप टास्क 1 के पास टास्क 3 के ऊपर जाएं उसके बाद टास्क 2 पे आए तो वो भी हो सकता है. इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल करिकुलम. तो जो भी आपको ठीक लगता है वो कीजिए. लेकिन मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चेंज प्रोसेस के लिए अगर चेंज पीपल हैव रिसर्च दिस एंड दिस इट्स बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ वेरी सॉलिड रिसर्च कि चेंज प्रोसेस में स्पेशली नॉवल बिहेवियर जो हम लर्न कर रहे हैं, नई चीज जो लर्न कर रहे हैं, जो एडल्ट्स को लर्न करने के लिए बहुत मुश्किल होती है. Novel behavior is very difficult for adults to learn. So one of the things that is recommended is frequency. Do these tasks regularly. Regular engagement में है, regularly जो आप engage करते रहेंगे वो ज़्यादा important है than the intensity of the task. So it is very important that you stay engaged on a daily basis than it is to do something big. If you see what I mean. इसको साइकोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस बुलाते हैं. स्मॉल डोज ऑफ बिहेवियर, स्मॉल रेगुलर डोज ऑफ बिहेवियर डन ऑन अ रेगुलर बेसिस is more impactful than doing something big at the end of the day or at the end of the week. This is like saying going to the gym on a daily basis or 4 or 5 times a week is more important than going twice a week over the weekend and lifting a lot of weights. It's kind of a similar sort of a situation here. I think there's a question or a comment from Dheeraj, so let's take that. Go on, या अमित Dheeraj. सर. सो मैं इतने टाइम से मॉड्यूल 1 के अंदर इसीलिए स्टक हूँ कि आई एम थिंकिंग कि आई विल बी मेक अ परफेक्ट सिनेरियो के साथ अपनी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा. लाइक मैं उसे काफी उसे एक इवेंट मान रहा हूँ, एक बड़ा, जहाँ पे काफी कुछ स्ट्रगल होगा. वहां का कर रहा हूँ वेट. सो हाँ, मतलब हम हर दिन भी बना सकते हैं. और सचिन सर क्या मैं हर दिन बनाकर अपने टीओपीजी लॉन्ग में कर सकता हूँ शेयर, या फिर दैट विल बी नोट अलाउड? आप सबमिशन फॉर्म में डाल दो. सबमिशन फॉर्म में ठीक. डाल दो. ओके श्योर. हम उसको देख लेंगे. और अगर शेयर करने का मन ही करता है तो टेलीग्राम जो तीसा का नेशनल टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर कर देना. क्योंकि वहां पे ऑडियंस भी बहुत ज्यादा है. सब लोग देखेंगे, फीडबैक देंगे, आपको अच्छा लगेगा. तो यहाँ पे आप सिर्फ श्योर सबमिशन सर. फॉर्म में डाल दो तो हम सब लोग देख पाएंगे उसको. ओके, थैंक यू. So I want to just add one comment to what Dheeraj just said, because I think it is a very, very valuable comment.
and I'm going to turn to my whiteboard for the same thing. He's talking about perfection. What you want is progress. That's the important part. और progress जो है आएगी when you are experimental. Write that word down, because I think a lot of change is about being experimental with your stammering experience on a regular basis. So experimenting differently with your stammering experience is keep your eye on that. वहां पे जो है, keep your focus on that. Not about is it good enough, is it perfect enough? None of that is relevant here. Your video is not going to be seen by anybody else except us. And we are used to seeing a lot of people stammer this way or that way, or it doesn't matter. That is the last thing we're thinking about. The point is, it's like self-disclosure, right? If you self-disclose, people पूछते हैं कि मुझको लोगों को announce करने का क्या point है? लोग obviously जानते हैं कि मैं हकलाता हूँ. No, but it's more important that it comes out of your mouth that you're a person who stammers. This is more for you. It is just as important for you to say these words out loud and listen to them on a regular basis. कि मैं हकलाता हूँ. It's okay. It's okay to stammer. It is more important that you say it than the other person hear it. So it's kind of the same principle there. Thank you so much, Dr. Amit. Okay, guys, I think it's almost like 10 o'clock. So just make videos and we'll be meeting again. So on behalf of everyone, on behalf of TISA, big thanks to Dr. Amit for joining us, and big thanks to all of you for joining here. Thank Okay, you, sir. guys. Good night. Thank you, sir. Thank you. Take care. Take care. Good night. All the best. Thank you, sir.